सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बताने वाले हैं स्टैटिक ईएमआई के बारे में। अभी तक आपने क्या देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? अभी तक क्या देखा आपने बच्चों की? कोई कॉइल हो, वहाँ से अगर बार मैग्नेट क्रॉस कर रहा हो तो उसके कारण उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, ये करंट इंड्यूस हो जाता था, है कि नहीं? और इसमें चीज़ें मूव करती थी। आई थिंक आपको याद होगा। और अगर हम बार मैग्नेट को एक जगह पर स्टैटिक रखें तो हमें लूप को चलाना पड़ता था, उसके कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता था। तो ये सब चीज़ें हमने बताया था आपको, तो उसमें चीज़ें मूव कर रही थी। अभी पीछे ही हमने देखा कि अगर कोई अगर रॉड हो हमारे पास, कंडक्टिंग रॉड हो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो तो वो कट करता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, जिसके कारण उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। या फिर कोई लीनियर मोशन हो रहा हो कंडक्टिंग रॉड का, तो वहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उस कंडक्टिंग रॉड में। ये सब चीज़ों में क्या हो रहा था? कुछ ना कुछ मोशन हो रहा था, किसी चीज़ का मोशन ही हो रहा था बच्चों। लेकिन अभी हम लोग बताने वाला है स्टैटिक ईएमआई, मतलब कि कुछ चीज़ें रुका है फिर भी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, फिर भी उसमें इंड्यूस करंट आएगा, फिर भी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ओके सर, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। एक्चुअली में चीज़ें, ये चीज़ मैं कुछ चीज़ें बता रखा हूँ आपको पहले। अरे सर, कौन सा गांजा फूक के आते हो सर? अभी आपने पढ़ाया नहीं, बोल रहा है कि बता रखे हैं। ये कोई मजाक चल रहा है? दिस इज़ अ सीरियस प्रिपरेशन वी आर डूइंग नाउ, एंड यू आर जस्ट जोकिंग लाइक समवन समथिंग एल्स। सो प्लीज़ बी सीरियस। कोई बात नहीं बच्चों, हम सीरियस हो जाते हैं, हम आपको बताते हैं। ऐसा इंग्लिश मेरा थोड़ा सा सुधर रहा है, बताइएगा कैसा हो गया है मेरा अंग्रेजी, है ना? देखते हैं बच्चों स्टैटिक ईएमआई के बारे में। बात ये है कि इसका मतलब क्या हो गया? रुका रुका हुआ ईएमआई, है ना? रुका हुआ ईएमआई लिख देता हूँ मैं। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये चीज़ मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि बता चुका हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था। चलिए मैं जिक्र करके बताता हूँ क्या बताया था मैंने ये चीज़ बताया था बच्चों कि आपको याद होगा, अगर कहीं पे हम फ्लक्स बताना चाहें किसी भी, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, कोई भी वहाँ पे हमको दे रखा हो चीज़ें की, जिसका कुछ एरिया हो, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, तो हम वहाँ पे फ्लक्स बता सकते थे उस एलिमेंट का। जो वो चीज़, वो मटेरियल जो हम लोग ले रखे हैं, जो हमने एलिमेंट ले रखा है, उसका फ्लक्स होता था बी ए कॉस ऑफ थीटा। हाँ सर, याद था, हमें यही तो लेते थे। जिसमें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे या फिर एरिया चेंज करे या फिर उन दोनों के बीच का एंगल चेंज करे तो हमें फ्लक्स मिलता था किसी भी रीजन में, किसी भी नहीं, जो एलिमेंट ले रहे हैं उस रीजन में। तो हमें फ्लक्स चेंज आपको पता था कैसे होता था? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, उन दोनों के बीच एंगल चेंज कर रहे हैं तो होता था। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 ले लिया तो cos 90 जीरो होता है, तो उसके कारण फ्लक्स नहीं आता था। आपको याद होगा, मैंने बताया था बच्चों कि अगर कुछ इस टाइप से एरिया हो, इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके जा रही हो, तो यहाँ पे इस एलिमेंट का, इस लूप का कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया। तो ये एंगल भी मैटर करता था। हाँ सर, ये सब तो पता है, क्या बताते रहते हो आप, जो चीज़ बता रखे हो। कोई बात नहीं बच्चों, अब आपको बताते हैं रियल बात, ठीक है? लेकिन मैंने एक सर्किट भी बना रखा था वहाँ पे, आपको याद होगा कि एक सर्किट मैंने बना रखा था जहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था उस टाइम पे, जल्दी से देख लीजिए। एक इस टाइप का हमने लूप बना रखा था, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखा था, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा था। अच्छे से स्विच बनता नहीं है मेरे से, बन गया। तो बोल रहा था मैं कि बच्चों, अगर हमने इस स्विच को क्लोज किया गया है ना, ये क्लोजिंग स्विच है बच्चों, इस स्विच को हमने क्या किया है? क्लोज किया है। तो क्लोज कर दिया तो इसमें करंट जाने लगेगा। हाँ सर, अब क्लोज किया तो करंट तो बहने लगेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। तो याद कीजिए, मैंने बताया था बच्चों, सर याद तो नहीं आ रहा लेकिन याद करना पड़ेगा बच्चों। मैंने बताया था आपको कि अगर इसमें करंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है स्विच क्लोज करने से, इसको मेन करंट बोल देते हैं, है ना, जो इस सर्किट का करंट है, मेन करंट इन सर्किट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, है ना। ये मेन करंट जो सर्किट में है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से करंट ऐसे करके इस लूप में जा रहा होगा, और इस लूप का कुछ ना कुछ एरिया है, और इस
ग्रेजुअली इंक्रीज के कारण इसमें करंट जो जा रहा होगा उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रहा होगा, और करंट चेंज होते होते जा रहा है क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज है ना बच्चों, क्लोजिंग स्विच है, मैंने बोल रखा है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बढ़ने लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बढ़ने के कारण इसमें फ्लक्स आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर इसमें जा रही है तो इसमें फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स कैसा रहेगा, चेंज होता हुआ फ्लक्स, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स धीरे धीरे और बढ़ रही होगी, या चेंज हो रही होगी, घट रही होगी, बढ़ रही होगी, जैसा भी हो लेकिन चेंज हो रहा होगा, उसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज होगा। और आपको याद होगा बच्चों कि अगर कहीं पे फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। हाँ सर बताया था, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके कारण करंट भी इंड्यूस हो जाता है। तो करंट इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, लेंज लॉ पढ़े होंगे आप, लेंज लॉ मैंने बता रखा है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं बता रखा है। तो लेंज लॉ में क्या बताया था कि जो है ना फ्लक्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता था, जो मेन फ्लक्स होता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फ्लक्स लेते थे, और उसी के डायरेक्शन में हम लोग ईएमएफ इंड्यूस लेते थे, करंट इंड्यूस लेते थे, मैंने बता रखा है बच्चों। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता था वो क्या होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता था बच्चों, वो क्या होता था -d∅dt। मतलब कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, जो यहाँ पे करंट आया, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स चेंज हुआ, तो जो फ्लक्स का चेंज है उसका अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था। मतलब अगर इधर से ऐसा करके करंट ऐसे बह रहा है मेन करंट, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके सर, तो यहाँ पे करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है आई इंड्यूस्ड, देख सकते हैं मेन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है। हाँ सर बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आपको पता होगा ईएमएफ इंड्यूस लिखेंगे तो हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इधर बना देंगे, छोटा वाला टर्मिनल इधर बना देंगे, तो इसके कारण आपको देख सकते हैं कि इंड्यूस वाला इधर की तरफ करंट बहेगा। ये छोटा सा एक मिनी सेल बन गया, छोटा सा सेल बन गया, क्योंकि इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो गया ना बच्चों, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज, कुछ ना कुछ ईएमएफ आ गया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल इसी की तरह हम लोग एक और एग्जाम्पल लिए थे, इस टाइप से दे रखा हो, यहाँ पे ऐसे करके बैटरी दे रखा हो, ये स्विच दे रखा हो, और ये धीरे से आपको बोल दिया गया हो यहाँ पे ये ओपनिंग स्विच है, ऊपर की तरफ ओपनिंग स्विच है बच्चों, मतलब ये स्विच धीरे धीरे खुल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, मेन करंट इन द सर्किट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, है ना, मेन करंट इन द सर्किट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, सर्किट में जो करंट है मेन करंट वो धीरे धीरे घट रहा है। तो इधर से मेन करंट तो यही है बच्चों, है ना, मेन करंट तो यही है, तो इधर से करंट ऐसे करके मेन करंट जा रहा होगा, लेकिन करंट समय के साथ यहाँ पे घट रहा है क्योंकि स्विच को हमने ओपन कर दिया है। करंट क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है, तो समय के साथ अगर करंट यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ से करंट कम पास हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो हमें करना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाना होगा। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, और इसको सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि कम हो रहा है तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, तो आई इंड्यूस्ड लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में, मेन करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि ये कम हो रहा है ना, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो ये सपोर्ट करेगा, अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोज करेगा। बता रखा हूँ, ये सारी चीज़ें बता रखा हूँ बच्चों। और हमने जो करंट लिखा है वो इंड्यूस्ड करंट का भी हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, है ना बच्चों। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, जो कि आप देख सकते हैं नेगेटिव और d∅dt होता है इंटू 1/r होता है। तो ये चीज़ें बताया जा सकता है। मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ समझ लिया कि करंट बढ़ रहा है समय के साथ, तो ये करंट इंड्यूस उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ईएमएफ इंड्यूस उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यही तो है सेल्फ इंडक्टेंस की बातें, और यही चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ स्टैटिक ईएमआई में। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसी चीज़ को और अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा बच्चों। मतलब ये तो बस बेसिक से जानकारी है, लेकिन हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कैसे चीज़ें होती है। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता कि ये चीज़ आप देख के आए, और ये चीज़ अगर आप अभी समझ गए, पहले ही बताया था समझ जाएंगे, समझ गए तो ठीक है, अब और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए हम आगे बताते हैं। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है बच्चों। एक कोई भी हम सोलेनॉइड टाइप का कॉइल ले लिए हैं,
ये कॉइल है बच्चों, है ना। ये कॉइल जो है ये देखने में सोलेनोइड टाइप का लग रहा है, सोलेनोइड टाइप का ही है ऐसा लग क्या रहा है। ये एल लेंथ का है बच्चों, है ना। इसका सोलेनोइड का लेंथ, इस कॉइल का लेंथ एल है। और इसका एरिया जो दे रखा है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, ये किस टाइप का, ये एरिया होता है। इसी एरिया की बात करते हैं ना हम लोग, इस टाइप का एरिया होता है। ठीक है। तो अगर इसमें करंट आई बह रहा है बच्चों करंट आई इन कॉइल, कॉइल में हाई करंट बह रहा है, तो करंट बहने के कारण इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी, है ना बच्चों। ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम, है ना। बी का वैल्यू आ जाएगा इसमें। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गए, क्योंकि इसमें करंट बह रहा है बच्चों, करंट बह रहा है ऐसे करके, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इधर से देखेंगे, अगर आपका आँख इधर है ऐसे करके, ये आँख है आपका, इधर से आप देख रहे हैं, इधर से आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, ऐसे करके करंट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब करंट ऐसे ऐसे बह के अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट का ऐसे डायरेक्शन लेंगे तो अंदर दिखेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बढ़ क्या रही है, बढ़ना नहीं बोलना चाहिए, सॉरी बच्चों, बढ़ना नहीं बोलना चाहिए अभी। बस करंट इसमें बह रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होगी। बढ़ना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि करंट यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है समय के साथ। पीछे जो केस था, करंट यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था बच्चों, लेकिन यहाँ पे करंट बढ़ नहीं रहा है, करंट बस इसमें है, समय के साथ नहीं बढ़ रहा है। मान लो करंट का वैल्यू है 5 एम्पियर, बस यही है। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज में क्या था कि करंट का वैल्यू क्या हो गया होगा, मान लेते हैं 5t हो गया होगा। तो समय बढ़ रहा है तो करंट का भी वैल्यू बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 5 है। ठीक है, बस इसमें करंट है, समझ रहे हैं ना मैं जो समझाना चाहता हूँ। तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें आएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ गई, बी आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब आ ही गए तो हम इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ गए तो फ्लक्स भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू होता है बी डॉट ए होता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल में होती है वो कितनी है, वो एन है मान लेते हैं। और आपको पता होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो एन के बराबर होता है। ये चीज़ आई थिंक आपको पता होगी, ये तो ऐसे ही नॉर्मल बात है। अब अगर मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ आपको तो समझिएगा, क्योंकि फ्लक्स का जो वैल्यू आ रहा है ना बच्चों, वो आ रहा है बी डॉट ए। ठीक है, तो ये किसी एक लूप के लिए है ना, किसी एक लूप के लिए है, किसी एक टर्न के लिए है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एन है। किसी एक टर्न के लिए इतना है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं इसमें बच्चों, है ना। तो एक टर्न के लिए क्या होता है, इसमें पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनटू इसका एरिया, और डॉट भी है। तो डॉट का वैल्यू अगर हम लोग हटाएंगे, समझिएगा, बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा। सर 0 डिग्री कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, इसका एरिया वेक्टर इसी की तरीके से है, तो cos 0 1 होता है। तो अब फाई का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो तो ये आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन ये एक की वजह से था, एक लूप की वजह से ये फ्लक्स आ रहा था। लेकिन अगर हमारे पास n लूप्स हैं तो हम n से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, n बी ए आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सिंपल तो है, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, एन बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड जो होता है, सोलेनोइड के केस में, सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। आपने पढ़ रखा होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैंने बताया था उस टाइम पे कि म्यू नॉट एन आई होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई हो जाएगा इनटू एरिया। एरिया का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे एरिया का वैल्यू यहीं रहने देता हूँ, तब आपके पास जो फ्लक्स आ जाएगा, एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन बाई एल लिख सकता हूँ स्मॉल एन को, इंटू आई इंटू एरिया। यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल दिस टाइम्स ऑफ करंट। तो आपके पास जो ये फाई का वैल्यू आया है ना बच्चों, ये जो फाई का वैल्यू आया है, ये आपको ध्यान देने वाला चीज़ है। ठीक है, ये फाई का वैल्यू जो है वो ध्यान देने वाला चीज़ है, क्योंकि इसमें ये चीज़ क्या बताता है, ये चीज़ जो आया है ना,
इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आई थिंक मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ। इसी को वैल्यू एल बोलते हैं। मतलब एल का जो वैल्यू है ना, जो एल बोला जाता है, सर एल मतलब क्या हुआ बताता हूँ, म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल है, इसका वैल्यू एल होता है। ये कैपिटल एल क्या बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सर ये क्या होता है, ये जो एल है ना बच्चों, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये आगे बता रहा हूँ क्या होता है। इसमें समझिएगा जो एल जो वैल्यू आया हमारे पास, जो मैं ये अंदर एक ब्रैकेट में कर दिया, क्यों कर दिया, कर इसीलिए दिया क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है भाई, है ना, ये वैल्यू कांस्टेंट है। और लेकिन यहाँ पे करंट वेरी कर सकता है, लेकिन ये वैल्यू वेरी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप कोई इंडक्टर बना दिए हैं, इंडक्टर मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सोलेनोइड की जगह पे, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि इसी को हम लोग इंडक्टर बोलेंगे। अभी मान लेते हैं, अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये क्या है, कॉइल है, एक कॉइल मान लेते हैं या फिर सोलेनोइड मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, म्यू नोट का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये किसी मटेरियल का रखेंगे तो म्यू आ जाएगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल का। एन स्क्वायर मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसमें हमने कुछ कांस्टेंट करके रख दिया है ना भाई। अब हम ये कहीं मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी वेरिएबल देगा, कांस्टेंट होगा, इसका एरिया कांस्टेंट होगा, इसका लेंथ कांस्टेंट होगा, तो भाई ये पूरा वैल्यू ही कांस्टेंट हो गया, मतलब एल का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो ये एल का वैल्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ एल विल डिपेंड ऑन, क्या हो जाएगा, म्यू के वैल्यू पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड करता है ना, जो शेप एंड साइज बोल सकते हैं, साइज मतलब लेंथ, शेप मतलब कि उसका एरिया पे डिपेंड करता है, इस तरीके से हमने लिख दिया है। तो ये 3-4 चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन क्या हो बच्चों, क्या हो अगर हम करंट का वैल्यू चेंज कर रहे हो। मैंने यहाँ पे बता रखा है करंट का वैल्यू कांस्टेंट था, मतलब करंट का वैल्यू मान लेते हैं 5 एम्पियर था, लेकिन क्या हो, व्हाट हैपेंस when I is changing with time। क्या हो अगर समय के साथ करंट बदल रहा हो, आई वेरी कर रहा हो, अगर करंट वेरी करने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें आएंगे वो धीरे धीरे वेरी करने लगेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स भी वेरिएबल आएगा क्योंकि बी भी वेरिएबल है। अगर फ्लक्स वेरिएबल मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स बदलता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो आपको पता चल गया बच्चों, अगर करंट बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो इसके कारण यहाँ पे फ्लक्स विल चेंज। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो कि नेगेटिव ऑफ d∅dt होता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ये सब चेंज होने के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मतलब बेसिकली मैं ये नहीं बोल सकता कि जो यहाँ पे इस टाइप से हमने इंडक्टर बना रखा था, एक सेकेंड, इस टाइप से अगर मैंने बना रखा था बच्चों, इसमें करंट आई जा रहा था। अब आई यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, मतलब कि चेंजिंग विथ टाइम, चेंजिंग विथ टाइम, समय के साथ बदल रहा हो तो उसके कारण यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल चेंज। इसका मतलब ये भी चेंजिंग हो जाएगी, इसके कारण यहाँ पे फ्लक्स चेंजिंग हो जाएगी, है ना बच्चों, फ्लक्स भी चेंजिंग हो जाएगी।
मतलब बेसिकली बात ये है कि अगर फ्लक्स फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, अगर आपने करंट चेंज किया तो फ्लक्स चेंज होगा। ओके सर, इसका मतलब फाई का वैल्यू एक इसको हटा के कांस्टेंट ला जाते हैं, तो कांस्टेंट का वैल्यू वो एल ही था, मतलब यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन बोल सकते हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, मतलब जो ये एल आया था, ये जो एल आया था यही है एल, है ना, तो फाई इक्वल टू एल आई हो गया ना, तो यहाँ पे भी फाई इक्वल टू एल आई हो गया। ओके सर, इसका मतलब समझ में आ गया मेरे को, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाई का वैल्यू हो जाएगा, अगर मैं ईएमएफ लिखना चाहूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, तो वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी करेंगे, डी फाई बाई डी टी करेंगे तो यहाँ पे एल कांस्टेंट होता है, लेकिन डी आई बाई डी टी करना पड़ेगा, तो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। ओके सर, तो यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ का वैल्यू हम लोग अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो क्या हो जाएगा, बस एल डी आई बाई डी टी। निगेटिव ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो बस क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर ही बोलते हैं बच्चों। ये इंडक्टर जो है, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो एल डी आई बाई डी टी हुआ है, सॉरी निगेटिव एल डी बाई डी टी, मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी है, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे लेते हैं मैंने बता रखा है बच्चों की, जिस तरीके से इधर की तरफ अगर करंट ज़्यादा बह रहा हो ऐसे करके तो इसका अपोजिट डायरेक्शन मिलेंगे, मतलब कि आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जिसके कारण अगर ईएमएफ ही आया है तो इसमें करंट इंड्यूस लिखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम ये बड़ा वाला टर्मिनल ये छोटा वाला लिख सकते हैं, जिसका ईएमएफ क्या होगा, ये निगेटिव ऑफ एल, निगेटिव ले लिया इस डायरेक्शन में ले लिया, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ। अब एक सवाल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, आई थिंक क्लियर होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर अगर यहाँ पे फ्लक्स देखा जाए तो हमने यहाँ पे बस एक टर्न के लिए देखा है, लेकिन यहाँ पे तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। हाँ बच्चों, तो एन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एन ले लीजिए, यहाँ पे एन ले लीजिए, ले लिए एन। अब ले लिए तो अब ईएमएफ जो आया था वो ये एक टर्न की वजह से आया था, लेकिन हम ईएमएफ एन नंबर ऑफ टर्न्स के वजह से लिखेंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे भी एन आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए, अब एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, तो एन टाइम्स ऑफ डी फाई अपॉन डी टी करेंगे तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी का भी वैल्यू एल डी आई बाई डी टी होता है, तो इसका ही वैल्यू एल डी आई बाई डी टी ही होता है। तो कोई अंतर नहीं आया, अगर एन यहाँ पे भी आ रहा था तो एन यहाँ पे आ रहा था, वो आना भी चाहिए क्योंकि आपका लॉजिक सही है, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया एक के लिए, तो एक के लिए भी उतना ही आ रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एन एन कट जाता है। ठीक है, ये छोटी सी बात थी बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ऐसा कुछ इसमें खास चीज़ है नहीं। ओके, तो अब चलते हैं आगे बच्चों। तो ये आपको मैंने ईएमआई बता दिया, तो ये मैं शुरू में बता रहा था यहाँ पे कि स्टैटिक ईएमआई मतलब कि रुका हुआ ईएमआई। बेसिकली ये चीज़ है कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का ये प्रॉपर्टी है विच अपोजेस एनी चेंज इन द करंट। वही तो मैंने बताया कि अपोज करता है इन द सर्किट। इंडक्टेंस इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस क्या है बच्चों, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ओके, एंड इट ऑलवेज बी फाउंड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट वेदर वी वांट और नॉट। बिल्कुल, अगर सर्किट में इंडक्टर लगा है तो हम चाहे या ना चाहे उसमें इंडक्टेंस आएगी, उसमें उसका सेल्फ इंडक्टेंस आएगी बच्चों, है ना, उसमें उसका सेल्फ इंडक्टेंस आएगी, बिल्कुल आएगी। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। कभी कभी किताबों में ये चीज़ लिखा रहता है कि हम लोग अगर चाहें तो इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया का काम क्या था, इनर्शिया क्या करता था, आपने पढ़ा है ना बच्चों, जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे। अरे सर 11th में तो कहाँ पढ़ते थे, अगर नहीं पढ़ते थे आपको बता देना चाहता हूँ कि इनर्शिया जो होता था वो क्या होता था, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब जो चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो मोशन नहीं चाहता।
जो चीज़ चल रहा है वो चलता ही रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है। यही तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन था बच्चों। तो सर इसमें इंडक्टेंस का क्या लेना देना है बच्चों? क्योंकि अगर कोई चीज़ रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका रहना चाहता है, मतलब कि वो बाहर से लगने वाला जो फोर्स है जिसके कारण वो चल जाएगा उसका अपोज कर रहा है। अब भाई मैं रुका हूँ तो मैं हमेशा रुका रहना चाहता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमेशा रुकना रहना चाहता है। अगर हम उस पर बाहरी से फोर्स लगा के चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको आप बिगाड़ ही तो रहे हैं, उसको आप छेड़ ही तो रहे हैं। तो ये छेड़ना बिल्कुल गलत बात है। तो वो हमेशा रुका रहना चाहता है, तो मतलब जो बाहरी फोर्स लग रहा है उसका अपोज ही तो कर रहा होगा वो। हाँ सर, अगर कोई चल रहा है तो वो चलता ही रहना चाहता है। अगर आप उस पर ब्रेक लगा दिए, रोकने की कोशिश किए, तो आप उसको अपोज कर दिए ना। मैं हमेशा चलता रहना चाहिए, आप मेरे को बाहरी से फोर्स लगा के यार आप रोक दिए, तो ये गलत बात है ना मुझको। तो यही तो यहाँ पे इंडक्टेंस में भी हो रहा है, यही तो इंडक्टेंस में भी हो रहा है कि अगर यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, अगर सर्किट में करंट बढ़ रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको फ्लक्स को अपोज कर रहा है, क्योंकि बढ़ने नहीं देना चाहता है। जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देना चाहता है, जो घट रहा है उसको घटने नहीं देना चाहता है ना। जो चीज़ हो रहा है उसका अपोज करना है, उल्टा उल्टा, दिमाग को उल्टा चलाइए। जो चीज़ हो रहा है उसका उल्टा करना है। तो बोल सकते हैं इनर्शिया की तरह ही है। है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ठीक है इनर्शिया की तरह मान लेते हैं। इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अपोजेस एनी चेंज इन करंट इन सर्किट, दस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों कि इंडक्टेंस इंडक्टेंस जो होता है डज नॉट अपोज करंट। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बच्चों। इंडक्टेंस डज नॉट अपोज करंट बट इट अपोजेज चेंज इन करंट। ये ध्यान रखिएगा आप, चेंज इन करंट। जो इंडक्टेंस हमारे पास वो आ रहा था पीछे, जो ये आ रही है इंडक्टेंस, किधर गया? ये आ रही है। यहाँ पे अगर करंट इन द सर्किट देखें तो ये तो चेंज नहीं हो रहा था। करंट यहाँ पे नॉर्मली 5 एम्पियर का यहाँ पे जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स आ गया था। तो ये बिल्कुल हमने चीज़ें लिख दिया है। लेकिन अगर बच्चों कहीं पे इंडक्टेंस चेंज हो रहा है तो वो चेंज इन करंट के कारण होगा, सिर्फ करंट के कारण नहीं होगा। भाई यहाँ पे नॉर्मल करंट तो बह रहा था, किधर गया? यहाँ नॉर्मल करंट बह रहा था, कहाँ इंडक्टेंस चेंज हुआ? कहाँ यहाँ पे अपोज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर ई आई का वैल्यू हम लोग 5t ले लें, समय के साथ ये बढ़ रहा हो करंट, तब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब यहाँ पे एल का वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, इंडक्टेंस का वैल्यू में चेंज आएगा, वही बोला जा रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी सा पॉइंट है बच्चों। और ये जो है पाया ही जाता है, अगर कहीं पे चेंज इन करंट हो रहा है तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी है उस सर्किट का, वहाँ पे वो आएगा, इंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे चल देते हैं। काफ़ी जैसा बात है, समझ गए होंगे आप। ये सेल्फ इंडक्टेंस आप देख लीजिए। वेन एवर देर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कॉइल से या फिर सर्किट से, अगर वो चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल लिंक्ड विथ एल्सो चेंज। ओके, जो मैंने पीछे बताया वही बात है। करंट चेंज हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हो रही है, उसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। जहाँ फ्लक्स चेंज दिमाग में आया तो आप समझ जाइए ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही तो मैंने बताया था भाई फैराडे के सेकंड लॉ में। तो यही है, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें यार। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग एल से डिनोट कर रहे थे, पीछे आपको बताया ना बच्चों, एल से बोल दिया जाता है। तो एल का वैल्यू क्या आया था हमारे पास? एल का वैल्यू क्या आया था? बताइए बताइए, कूद कूद के बताइए बच्चों। म्यू नोट एन स्क्वायर एरिया डिवाइडेड बाई एल आया था। और हम लोग देख रहे थे अगर करंट चेंज हो रहा है तो कहीं पे तो फाई का वैल्यू जो हम लोग लिख रहे थे वो एल टाइम्स ऑफ फाई लिख रहे थे। हाँ सर, याद तो आता है। और हमने जो ईएमएफ का जो वैल्यू निकाला है पीछे, वो कितना निकाला है बच्चों? निगेटिव ऑफ एल डी आई बाई टी टी निकाला है। ये सब चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने ये बताया कि एल जो होता है यहाँ एल स्मॉल होगा बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या होता है? शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। शेप एंड साइज, नंबर ऑफ टर्न्स,
और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ना बच्चों, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चेंज कर दूँ, इफ़ इनसाइड अ सोलेनॉइड वी पुट सॉफ्ट आयरन, अगर मैं उसमें सॉफ्ट आयरन डाल दूँ, जो हम लोग ऐसे करके बनाते हैं ना सोलेनॉइड, इसमें एयर होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन डाल दें, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है बच्चों। सॉफ्ट आयरन का क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई होता है ना। if inside a solenoid we put soft iron, then magnetic permeability जो होगा बच्चों, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विल इंक्रीज। अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं इस टाइप से, अगर इस टाइप से आपको दे रखा है तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे इस टाइप का इंसर्ट कर दिए हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का कुछ सॉफ्ट आयरन, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें अब एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू चेंज हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू नोट इंटू म्यू आर। सिंपल सी बात है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन का परमिएबिलिटी है। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एल का वैल्यू और भी तरीके से, म्यू नोट म्यू आर का गुना करके एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ये हम जब जो कॉइल ले रहे हैं वो सोलेनॉइड शेप का ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से आती हैं बच्चों। लेकिन क्या हो अगर हम ये जो सोलेनॉइड शेप का ले रहे हैं इसको हम टोरॉइड शेप का ले लें, तो चेंज हो जाएगा। आपको ये सवाल में ध्यान देना है, ऐसे जनरली चेंज तो नहीं करता है सवाल। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो आपको सोलेनॉइड ही लेना है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कहीं पे चेंज हो गया, कहीं पे सोलेनॉइड की जगह पे जो कॉइल दे रखा है वो टोरॉइड शेप का है, तब इफ कॉइल is in shape of coil is in shape of toroid, then तब क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं एक हमने आपको लिए बना दिया है, क्या बना दिया है बच्चों, आपके लिए मैंने क्या बना दिया, एक टोरॉइड बना दिया। टोरॉइड में क्या होता था बच्चों, सर हमने पढ़ा तो था इस टाइप से, अगर उसमें बताया था मैंने, वायर ऐसे, वायर का कोटिंग ऐसे होता है, ठीक है। है ना, इस टाइप से होता है बच्चों। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस टाइप से अगर देखा जाए, इस टाइप से बाहर आ रहा हो, यहाँ पे ऐसे करके निकल रहा हो। एक सेकंड, यहाँ पे कैसे बनाऊँ मैं, ऐसे करके, है ना बच्चों, पता नहीं यार, जैसा बन गया ठीक है है ना बच्चों। तो यहाँ पे इस टाइप से अगर मान लेते हैं कि करंट इसमें ऐसे करके आई जा रहा हो, यहाँ पे करंट ऐसे करके आई निकल रहा हो, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो हम लिख रहे थे अभी तक, जो फ्लक्स का वैल्यू हम लोग लिख रहे थे, बी ए लिख रहे थे, जहाँ पे आपको पता होगा फाई का वैल्यू क्या आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया आ रहा था। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स देखा जाए, अगर एन कर दिया जाए, मान लेते एन ले लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स एन है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछूं टोरॉइड में, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। वो होता है म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर होता है। ये आर इसका क्या होता है, रेडियस होता है ना बच्चों। अब बोलेंगे कि ये अंदर वाला बाहर वाला, बच्चों ये बहुत पतला होता है, ये जो अंदर का ये जो है ना, ये वाली पार्ट ये बहुत पतला होता है। तो आर का वैल्यू हम जनरली वही रख देते हैं, आर का वैल्यू चेंज नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो एन टाइम्स ऑफ बी का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर
इंटू यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाई का वैल्यू जो आ रहा है अभी म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आई करंट। तो ये चीज़ अब क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। फिर से ये चीज़ क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे एल का वैल्यू जो आ जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लेंथ आ जाएगा 2 पाई आर। तो यही चीज़ तो करना है हमें, नीचे लेंथ ही लिखना था, लेकिन लेंथ इसका क्या लेना है 2 पाई आर। यहाँ पे लेंथ हम लोग एल ले रहे थे इसका, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये लेंथ ही है, लेकिन ये टोराइड का लेंथ हम लोग क्या लेंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो ये बस छोटा सा चेंज आ जाता है। अगर हम शेप बदल दिए, अब हम टोराइड लिए हैं, कहीं पे हम कुछ और का शेप का ले लिए, मान लेते हैं ट्रायंगल शेप का ले लिए, स्क्वायर शेप का ले लिए, तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, बस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर देना है, बाकी चीज़ अपने आप आ जाएगी, है ना बच्चों। इस तरीके से करता है। और कहीं कहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि एल का जो होता है ना, एल का यूनिट जो हम लोग लेते हैं, यूनिट ऑफ एल जो होता है वो हम लोग हेनरी में लेते हैं। हेनरी में लेते हैं मतलब एच से डिनोट करते हैं इसको। मतलब मान लेते हैं कहीं पे एल का वैल्यू लिखा हो कि 10 हेनरी हो, इस टाइप से समझना, समझ गए ना आप? आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो और एल का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं ना बच्चों, जो एल का वैल्यू लिखते थे वो 5/I आ रहा था, तो इसका यूनिट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट इसका हेनरी ही है, लेकिन अगर हम और इसको बदलना चाहें तो 5 = BA होता है ना, BA/I आ जाएगा। मान लेते हैं कि यूनिट फिर BA है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग टेस्ला में लिखते हैं, यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे एम्पियर में, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका डायमेंशन भी बता सकते हैं, डायमेंशन B का वैल्यू बताइए, डायमेंशन क्या होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये एम्पियर में आ जाएगा। तो आप बना सकते हैं, बताइएगा इसका कितना डायमेंशन आ रहा है ना, डायमेंशन आप हमको बता सकते हैं कितना आ रहा है इसका। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बच्चों। अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। एल को हम लोग किस में लेते हैं, हेनरी में लेते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हैं बच्चों, ऐसा कुछ ज़्यादा हम आपको ऊपर से नहीं बता रखे हैं, बता रहे हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर हम देखना चाहें कि सर्किट में एनर्जी कितनी है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, जिसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से भी बोलते हैं इसको, हाँ यू से भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। अगर कोई हमारे पास सर्किट दे रखा है, मान लेते हैं इस टाइप से है, इस टाइप से इंडक्टर लगा रखे हैं हम लोग, इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है, यहाँ से ऐसा करके करंट बह रहा है। ठीक है बच्चों, सब चीज़ तो आपको पता ही है यहाँ पे। तो बात ये है, अगर यहाँ पे करंट, मेन करंट जो होता है ये होता है, इधर से जाता है, ये V वोल्ट का अगर बैटरी मान लेते हैं, छोड़िए मानना क्या है, ये तो पता ही है तो है। अगर हम इसमें करंट बहता रहना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें करंट ऐसे करके बहता रहे, तो बच्चों ये इंडक्टर आखिर कर क्या रहा है यहाँ पे, इंडक्टर अगर कर क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है कि करंट जो इधर से आ रहा था ना उसको अपोज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट वो ऐसे दे रहा था, अगर आपको याद हो तो आई इंड्यूस्ड इससे ही तो आ रहा था। हाँ सर, इंड्यूस करंट ऐसे आ रहा था। तो भाई करंट जब ऐसे बह रहा है मेन करंट, तो हम ये इंड्यूस करंट और इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्यों धक्का दे रहे हैं, क्यों लड़ाई करवा रहे हैं, क्या ज़रूरत है? तो इसका ज़रूरत है बच्चों, ऐसा एक्चुअली में ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत हाई एम्पियर का करंट बहने लग रहा हो, तो इंडक्टर करेगा क्या, इंडक्टर फिर क्या करेगा, जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा, तो वो यहाँ पे फिर नॉर्मल करंट में बना देगा। अगर कहीं पे करंट कम जा रहा हो तो वहाँ पे ये करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, तो इंड्यूस करंट और इसमें बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये सब इसका फीचर है, ये सब इसका यूजफुल चीज़ें हैं, है ना। और भी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ये एसी करंट जो आता है ना, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो ऐसा करके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो उसको भी कम करके ये डीसी करंट में बदलने की कोशिश करता है। आगे और चीज़ें आएंगी तो आपको समझ में आएगी, लेकिन ये सब चीज़ें इसका काम है। तो यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि इंडक्टर लगा दिया, क्यों ही लगा दिया जब करंट अपोज कर रहा है, क्यों लगाना है, लगाना इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा है, ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है,
जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर हम चाहते हैं कि इससे बहने वाला, बैटरी से बहने वाला करंट यहाँ पे स्टडी फ्लो हो, मतलब कि अब यही सारा करंट ना रोक दें। अब ऐसा नहीं हो कि जा रहा है तो ये पूरा ही अपोज कर दे रहा है। नहीं बच्चों, कुछ अपोज करता है, बाकी करंट तो पास होता ही है ना। ठीक है भाई। तो अगर हम चाहते हैं, इफ वी वांट स्टडी फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट में हम अगर चाहते हैं कि स्टडी करंट का फ्लो होता रहे, मतलब करंट का स्टडी फ्लो होता रहे, तो हमें क्या करना होगा? इफ यू वांट स्टडी फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, देन द बैटरी हैव टू डू वर्क। इसको काम करना पड़ेगा, डू वर्क अगेंस्ट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, है ना। इस कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के अगेंस्ट इसको काम करना पड़ेगा। अगर ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल जो है वो करंट को ऐसे इंड्यूस कराता है, तो हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बैटरी को और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से ये पास थ्रू हो जाए, करंट इस तरीके से पूरे सर्किट में आ जाए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मतलब हमें क्या, बैटरी को काम करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल के अगेंस्ट। क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे काम करता है? करंट को उल्टा डायरेक्शन में इंड्यूस करके, ठीक है। अब जो बच्चों ये वर्क करने के कारण, ये बैटरी जो वर्क किया है वो एनर्जी के फॉर्म में इस इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा। मतलब कि इसके कारण जो होगा, एनर्जी stored due to work done by battery, energy stored due to work done by battery in inductor, है ना। एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन बाय बैटरी इन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाएगा। वो होगा कितना? बिल्कुल इजी सी बात है भाई, होगा कितना आपको पता होगा। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, पावर क्या होता है सर? आपको पता होगा, मेरे को भी पता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर छोटे से पावर की बात करें, हमने छोटा एलिमेंट लेकर अगर बना रखा है, तो dW/dt होता है, हाँ सर, वर्क डन पर यूनिट टाइम ही है और कुछ नहीं है। और पावर एक जगह पे और पढ़े होंगे आप लोग, पावर क्या होता है? अगर आप पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने बताया था V/I आ जाता है, मतलब कि क्या, वोल्टेज इंटू करंट आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज आ जाएगा। मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? E होता है इंटू I, इसमें करंट बहने वाला है। तो सिंपल हो गया ना भाई। मतलब dW/dt अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E इंटू I। आपको पता होगा E का वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू कितना आ रहा था? LdI/dt इंटू I, लेकिन निगेटिव का आ रहा था बच्चों। हाँ सर याद है, निगेटिव का आ रहा था। और यहाँ पे अगर देखना चाहें तो हम लोग अब dW का वैल्यू लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ LI/DI। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर समय जीरो हो, करंट वहाँ पे जीरो फ्लो हो रहा हो, मतलब वहाँ पे अगर बैटरी कुछ वर्क भी नहीं किया होगा, अगर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो बैटरी वर्क नहीं करेगा। अगर करंट उसमें स्टडी करंट पे करंट I फ्लो होने लगा, तो वहाँ पे वर्क डन W हो गया हो, तो वर्क डन हो जाएगा L इंटू I² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। मतलब कि वर्क डन क्या हो जाएगा? हाफ LI²। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ये कह रहा है बच्चों, निगेटिव ये बता रहा है कि हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये जो है ना, जो यहाँ पे इंडक्टर, इसके हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बैटरी इसके अगेंस्ट काम कर रही है। ये इधर भेज रही है, इधर भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन वही बता रहा है कि हम लोग अगेंस्ट काम कर रहे हैं, किसके? इंडक्टर के। तो आपको कहीं पे अगर पूछा जाए डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं वर्क डन का वैल्यू
हाफ एल आई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली लोग ले लेते हैं कि ये अगेंस्ट ही काम हो रहा है, ठीक है। तो लोग ले लेते हैं यहाँ पे, बस नेगेटिव साइन आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। नेगेटिव साइन टेल्स वर्क इज डन अगेंस्ट इंडक्टर, है ना। बस यही बताता है यहाँ पे कि इंडक्टर के अगेंस्ट हुआ है। तो ये जो वर्क डन हुआ है ऐसा, इस यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उसमें, तो ये यू के बराबर लिख देते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं कि यू का वैल्यू नेगेटिव और डब्ल्यू होता है तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है। तो यू का वैल्यू आप अब देख सकते हैं बच्चों, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर आ गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ईजी है यार, अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कहीं पे आपको मान लेते हैं एग्जांपल दे दिया गया, सवाल दे दिया गया। एग्जांपल सवाल छोड़िए, पहले ये देखिए कि इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, यू का वैल्यू जो हमारे पास आया है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर आया है ना। आप देख सकते हैं पीछे क्या आया था हमारे पास, हाफ एल आई स्क्वायर ही तो आया था। अब यहाँ पे ये जो करंट आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे करंट आई जो देख रहे हैं वो ये करंट है, मेन ही करंट ये है ना। ये यहाँ से निकलने वाला करंट है क्योंकि ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये आई करंट मेन करंट है, ठीक है। ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि कौन सा करंट है। आई करंट है मेन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग को ग्राफ बनाना है, अगर U वर्सेस I का, तो कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं इस टाइप से हमने ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए, ठीक है। और अगर U इधर है और यहाँ पे I है तो कैसे होगा बच्चों, ये वही तो ग्राफ हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया ना, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो पैराबोलिक टाइप का कर्व बनता है, तो इस टाइप का हम लोग बना देते थे, इस टाइप से ऐसा करके बना सकते हैं हम लोग, है ना बच्चों। पैराबोलिक बन जाएगा, ठीक है। पैराबोलिक कर्व बना दिया। तो ये छोटा मोटा चीज़ें हैं बच्चों। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक दे रहा था आपको, मैं क्या एग्जांपल दे रहा था, मान लेते हैं कि आपको इस टाइप से दे रखा है कि ये इस टाइप से कोई इंडक्टर है आपके पास, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको दे रखा है। यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है बच्चों, और आपको डी आई बाई डी टी दे रखा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम। समय के साथ करंट कैसे चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, मान लेते हैं कि 2 एम्पियर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस आपको दे रखा है कि क्या है बच्चों, इसका इंडक्टेंस क्या है, वो है मान लेते हैं 5 हेनरी दे रखा है। तो आपको बताना है कि ईएमएफ कितना आएगा इसके अक्रॉस, ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ आएगा। क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ईएमएफ कितना आएगा इसके अक्रॉस, तो ईएमएफ का वैल्यू क्या होता था बच्चों, एल डी आई बाई डी टी होता है। अगर देखा जाए तो समय के साथ करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव का है, समय के साथ करंट बढ़ रहा है बच्चों, धीरे धीरे करंट इसमें और ज़्यादा बढ़ रहा होगा। तो करंट बढ़ रहा है तो हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो कम करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक बैटरी लगाना होगा, छोटा सा सेल लगाना होगा। वो सेल किस टाइप से होगा, क्योंकि करंट इधर की तरफ बह रहा है, आई करंट, तो हमको इसको उल्टा डायरेक्शन में ऐसे करके लगाना होगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ होगा, क्योंकि इधर से करंट बह रहा है, और इसका अपोज करेगा क्योंकि इसमें इधर से बहेगा। ओके सर, मतलब कि ये सब चीज़ें बस ऐसे ही बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इधर की तरफ में अगर जाएगा करंट तभी तो अपोज होगा, क्योंकि ये समय के साथ बढ़ रहा है। ओके सर, तो इसका मतलब कि एल डी ए डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 × 2 मतलब कि 10 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी आ जाएगा, इसके जगह पे ये 10 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस ऐसे होगा। तो ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टेंस आपने इंडक्टर आपने निकाल लिया, ठीक है। मान लेते हैं कहीं पे कोई एग्जांपल में आपको दे रखा है कि कोई ऐसा इस टाइप का इंडक्टर है जहाँ पे बोल रहा है कि करंट ऐसे बह रहा है। करंट कैसे भी बह रहा होगा आपको देखना है, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उसके कारण ही इंडक्टेंस आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको दे रखा है -5 एम्पियर पर सेकेंड, और इसका इंडक्टेंस आपको दे रखा है 10 हेनरी, ठीक है।
तो इसके क्रॉस ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा बच्चों? आपको बस देखना ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, समय के साथ कम हो रहा है, नेगेटिव साइन कम बता रहा है, मतलब करंट तो इधर से बह रहा है लेकिन समय के साथ कम हो रहा है करंट। तो कम हो रहा है तो हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इसके लिए हम इसको सपोर्टिव करेंगे। सपोर्टिव मतलब कि ऐसे लगा देंगे एक बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ है, ठीक है। सपोर्टिव हो जाएगा मतलब कि LdI/dt कर देंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10 × 5 50 वोल्ट। सर ये नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं बार बार? यहाँ पे नेगेटिव होता था ना एक साइन, आप छोड़ दे रहे हो बच्चों। इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम पहले ही डायरेक्शन ले ले रहे हैं। आप यहाँ डायरेक्शन डायरेक्टली ले लीजिए या फिर यहाँ पे सॉल्व करते टाइम ले लीजिए, बात तो वही है, ठीक है, बात तो वही है बच्चों। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसका देख चुके हैं कैसा इसका डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोटेंशियल कैसे आएगा यहाँ पे, है ना। तो बहुत सिंपल है भाई, हम इसको कैसे भी करके आपको बता सकते हैं बच्चों। मान लेते हैं एक सवाल बहुत अच्छा सा आपको इस टाइप से दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है आपको। मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कि यहाँ पे ये P पॉइंट है, Q पॉइंट है, बोला जा रहा है कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल एट P, क्या होगा? अब बताइए क्या होगा बच्चों, ये सवाल है। और पूछ रहा है कि EMF ऑफ L क्या होगा, ये भी बताइए। तो बता सकते हैं आप। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दे रखा है कि ये आपको 5 वोल्ट का बैटरी है, ये आपके पास 10 वोल्ट का बैटरी है, और ये इसका इंडक्टेंस आपको दे रखा है बच्चों, ये आपके पास 4 हेनरी का है, और इसमें जो करंट ऐसे करके बह रहा है, और बोला जा रहा है आपको कि यहाँ पे DI/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको दे रखा है निगेटिव का 5 एम्पियर पर सेकंड। समय के साथ ये करंट घट रहा है, तो इस पे कैसे इफेक्ट आएगा? समय के साथ घट रहा है मतलब इधर से जो करंट आने वाला ना वो घट रहा है बच्चों, तो हमको इसका अपोजिट में करना है, मतलब हमें बढ़ाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, करंट इधर से आ रहा है तो हम इसको बढ़ाने के लिए इसी डायरेक्शन में एक EMF डाल देंगे, इसी डायरेक्शन में एक EMF ऐसे करके डाल देंगे, है ना। इसी डायरेक्शन में है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव करंट इधर फ्लो कर रहा है और इसमें भी देखा जाए तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही है, मतलब करंट को सपोर्ट कर रहा है ये। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एट P। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं VP, मतलब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, VP से आगे बढ़ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव ऑफ, क्योंकि फाइनल वाला हम लोग लिखते हैं, जो फाइनल यहाँ पे कूद के जाएंगे तो यहाँ पे फाइनल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव ऑफ 5 लिख देंगे, 5 वोल्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका EMF क्या होता है, LdI/dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर जा रहा है, मतलब कि सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये फाइनल क्या है, पॉजिटिव है। तो 4 × DI/dt का वैल्यू कितना है, 5 है। अब यहाँ पे -5 नहीं लिख देना है भाई, हम इसको ऑलरेडी देख लिए कि समय के साथ घट रहा है, तो हमको यहाँ पे बढ़ाना होगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए, सब कुछ ले लिए, बस आपको LdI/dt लिख देना है। अब इसका यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेना है, ठीक है, गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, अब यहाँ से हम कूद के आ गए, धीरे धीरे यहाँ पे आ गए, अब देखें कि फाइनल क्या है, पॉजिटिव है, प्लस ऑफ 10 वोल्ट इक्वल टू VQ। तो VP यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 5 के 20 प्लस का 10 बराबर VQ, मतलब कि VQ माइनस VP का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 30 माइनस का 5, 30 माइनस का 5 कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए, 25 वोल्ट आ जाएगा। तो मतलब कि इसके अक्रॉस जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो 25 वोल्ट का आएगा। और हमको क्या निकालना था बच्चों, हमको निकालना था पोटेंशियल, सॉरी EMF निकालना था इस इंडक्टर का। तो इंडक्टर का EMF कितना आएगा, LdI/dt कितना आया था आप देख सकते हैं, 4 × 5 आया था, मतलब कि 20 ये वोल्ट आ गया था इसका EMF 20 वोल्ट। अब आपने बस LdI/dt निकाल लिया, अब आपने सोचना है
अगर आप 20 निकाल लिए हैं तो अब आपको सोचना है कि अब डायरेक्शन कैसे होगा, 20 वोल्ट ऐसे लिखना है या फिर ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है 20 वोल्ट। इसका 20 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा या इधर होगा, बस ये सोच लीजिएगा तो हो गया ख़त्म काम। तो आपको बस यही करना है, अगर निगेटिव है तो हमको सपोर्ट करना है, इसका अपोजिट में क्या होगा, समय के साथ घट रहा है तो हमको क्या करना होगा, बढ़ाने के लिए करंट के डायरेक्शन में फ्लो करा देना होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो हमको पता है समय के साथ बढ़ रहा था, हमको इसको कम करना होगा, तो हम इस बार ऐसे ले लेते हैं। सिंपल है भाई, करने आना चाहिए बच्चों आपको। बस आपको एल डी वी डी करके ये निकाल लेना है, प्लस माइनस छोड़ दीजिए आप। उसके बाद देखना है कि करंट के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, घट रहा है, तो हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो हम ऐसे डाल दिए। क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये सब नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली सोल्व करना चाहते हैं, तो कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मेथड में आप चल जाइए, सब कुछ वही रहेगा। वी पी माइनस का 5 वोल्ट तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको ये सब कुछ लेना ही नहीं है तो मत लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। आपको क्या पता है यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव ऑफ, ईएमएफ का वैल्यू निगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता है, आपको पता होगा। और यहाँ पे प्लस का 10 आया था इक्वल टू वी क्यू आया था। अगर आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप फिर भी यही चीज़ आ जाएगा, प्लस का 20 ही आ जाएगा। देखिए एल का वैल्यू कितना है, 4 है, और डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, माइनस है। तो आपको हो गया वैल्यू वी पी माइनस का 5, माइनस का एल का वैल्यू है 4, डी आई बाई डी टी का वैल्यू है माइनस का 5, प्लस का 10 इक्वल टू वी क्यू। यहाँ पे वी क्यू माइनस वी पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 में से 5 चला जाएगा तो 25 हो गया, 25 वोल्ट फिर से आ गया। तो यहाँ पे हम बस कुछ नहीं किए, डायरेक्ट साइन रखते गए, साइन इसका क्या है रख दिए, आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो बिल्कुल इजी सा सवाल है ये, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मान लेते एक सवाल और दे दिया मैं आपको, इस टाइप से दे दिया है। ये ए है और ये बी है बच्चों। इस बार करंट इधर से फ्लो कर रहा है, आई करंट इधर से फ्लो कर रहा है, जिसका वैल्यू मान लेते हैं कि आपको दे रखा है 5 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है। लेकिन आपको दे रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको दे रखा है, समय के साथ बदल रहा है, वो बदल रहा है 6 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव का 6 एम्पियर पर सेकेंड, सॉरी पॉजिटिव का ले लेते हैं। अब आपको दे रखा है कि ये आपका 10 वोल्ट का है, ये आपका 20 वोल्ट का है, ये आपको एल इसका दे रखा है, एल का वैल्यू दे रखा है कि 5 हेनरी का है, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है मान लेते हैं कि 8 ओम का दे रखा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, 8 ओम का है, करंट उधर से फ्लो कर रहा है। तो फाइंड वी ए माइनस वी बी क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। अब करंट का डायरेक्शन इधर से फ्लो कर रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, हम इधर से लेते हैं, मतलब कि अब लेंगे वी बी, अब इधर से आ रहा है ना हम लोग, अब इधर से आ रहा है। ठीक है, तो वी बी अब आ रहे हैं इधर से, तो ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कूद जाएंगे इधर। अब इसको देखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। आपको शुरू में बस करना कुछ नहीं, एल डी आई बाई डी टी कर लेना है। पहले वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, एल का वैल्यू 5, डी आई बाई डी टी का वैल्यू 6, 5 6 30, सिंपल। अब 30 आ रहा है, पॉजिटिव का है ना, एल डी आई बाई डी टी मतलब डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो ये बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसको कम करना होगा, सिंपल सी बात है। कम करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में एक ऐसा वोल्ट जोड़ देंगे, ईएमएफ का उल्टा डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है करंट और इसमें ये इधर बता रहा है, उल्टा ही तो हो गया। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, करंट 5 एम्पियर का है इंटू आर का वैल्यू है 8, 8 5 40। अब देखिए करंट अब इधर से ऐसा करके आ रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन में जाता है वो उधर इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब आप ले लीजिए, सब हो गया। वी भी इधर आ गया तो पॉजिटिव का, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है ना, इसको देख रहे हैं,
तो वी बी प्लस का 20, ये हो जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि अपोज कर रहा है, नेगेटिव का 30, ये नेगेटिव का 40, पॉजिटिव का 10 बराबर वी ए। तो वी बी कितना हो जाएगा ये बच्चों, प्लस का 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, ये 30 कट जाएगा इससे, तो माइनस का 40 आ जाएगा इक्वल टू वी ए। हम निकाल सकते हैं वी ए माइनस का वी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 40 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया। आसानी से किया जा सकता है भाई, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी से कर सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट में ऐसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे पास जो एल का वैल्यू आ रहा था ना बच्चों, सोलेनॉइड के केस में, सोलेनॉइड के केस में एल का वैल्यू अगर आपने देखा हो तो कितना आ रहा था बच्चों, म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। हाँ सर आ रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा कि एल का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं 5/I करके, है ना। आप ये चीज़ रिलेट कीजिएगा कि अगर हम लोग कहीं पर रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखते थे ना तो रो एल बाई ए लिखते थे, और वहाँ पे कहीं पे लिखते थे आर का वैल्यू तो V/I लिख देते थे। अब कहीं पे आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना, एप्सिलॉन नॉट A/D लिखते थे। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन C का वैल्यू क्या होता था, Q/V। अच्छा, अब आप सोचेंगे यहाँ पे रजिस्टर है, ये यहाँ पे ये कंडक्टर है, यहाँ पे ये इंडक्टर था। अब सोचेंगे कि अब हम वैल्यू कौन सा ले, ये वैल्यू ले, ये वैल्यू ले, ये वैल्यू ले, या फिर एल का वैल्यू ये ले, ये ले, ये ले। बच्चे आपको मैंने बता रखा है कि ये सब चीज़ें क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। दिज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। एल आर सी जो है ये सब क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं भाई, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जो सिर्फ इसी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो ये सब चीज़ें हैं ना, इन्हीं चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। जब हम रेजिस्टेंस लेते थे वो इस पे डिपेंड नहीं करता था, आई और भी पे, क्योंकि रेजिस्टेंस हम जब लाते थे मार्केट से तो वो ये होता था, उसका वैल्यू ये फिक्स होता था। यहाँ पे आर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब कि हम ऐसे लिखते थे शुरू में, यहाँ पे लिखते थे क्या बच्चों, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे क्या लिखते थे बच्चों, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे लिखते थे क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम लोग एल लाए थे, प्रोपोर्शनलिटी हटा के आर लाए थे, प्रोपोर्शनलिटी हटा के सी लाए थे। आ रहा है कुछ समझ में? तो मतलब ये सब कांस्टेंट्स हैं भाई ये सब वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये इन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे एल वेरी नहीं करेगा। एल वेरी कब करेगा, जब ये सब चेंज होगा। आर वेरी कब करेगा, जब ये सब चेंज होगा। सी कब वेरी करेगा, ये चेंज होगा। मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ आपको, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। कहीं पे हम लोग लिखते थे डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता था। हाँ सर, तो ये मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता था भाई, ये डिपेंड करता है। अब किसी चीज़ का डेंसिटी तो फिक्स होता है ना। अब किसी वाटर को, किसी मटेरियल का हम डेंसिटी लिख रहे हैं तो वो छोटा सा लीजिए, उसका मास कम कर दीजिए या फिर वॉल्यूम ज़्यादा करिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका डेंसिटी तो फिक्स रहेगा उसका डेंसिटी थोड़ी चेंज होगा। मतलब मास और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे फाई और आई का रेशियो कांस्टेंट होगा, भी और आई का रेशियो कांस्टेंट होगा, क्यू और भी का रेशियो कांस्टेंट होगा। ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं इतना बोल रहा हूँ आपको समझ में कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो जा रहा होगा दिमाग में। सर मैं सुनता कहाँ हूँ, आपकी बात है, लेकिन बच्चों सुनना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई थिंक आपको मैं थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि मिलेंगे आगे और भी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।